नमस्कार दोस्तों, सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसको पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको याद करने के साथ साथ उसको नोट जरूर कर लें। बिकॉज ऐसी नोटेड जानकारी का जब आप एग्जाम टाइम में रिविजन करके जाते हैं तो अगर क्वेश्चन ये डायरेक्टली वहां नहीं पूछे जा रहे हैं तो जो दूसरे सवाल वहां पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कई बार ये जानकारी हेल्पफुल हो जाती है। राइट, तो नोट्स बनाते चलें और उसका एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जरूर जाएं। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, according to the latest report of the World Anti-Doping Agency, what is the rank of India in anti-doping violations? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत किस स्थान पर है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है थर्ड जी। तो वाडा के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। मैं आपको बताऊं, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में भारत को 2019 के, ये देखिए ये जो रिपोर्ट है यानी कि वाडा की ये जो रिपोर्ट बनाई गई है ये 2019 तक के इवेंट्स को कंसीडर करके बनाई गई है। मतलब कि 2019 तक जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उनमें जिस तरीके से मेजरमेंट की गई है, जिस तरीके की एनालिसिस की गई डिफरेंट रिपोर्ट्स का वाडा के थ्रू, उसके हिसाब से कंट्रीज को रैंक दी गई है और इसमें भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। क्यों दिया गया है ये तीसरा स्थान, ये भी आप जान लीजिए। बिकॉज 2019 तक वाडा को भारत में 152 घटनाओं का पता चला है। 152 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया गया था। राइट, और इन 152 घटनाओं में सबसे अधिक मामले, लगभग 57 मामले जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग फील्ड में दर्ज किए गए हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, आप ये जरूर अच्छे से याद करिए। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको नंबर बताया वो भी आप अच्छे से याद कर लें। 152 यहाँ पे केसेस मिले हैं वाडा को भारत में और उनमें से 57 जो रहे हैं वो क्या रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फील्ड में रहे हैं। राइट, और 152 केसेस के साथ ही भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बाकी अगर हम पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो 167 केसेस के साथ रूस पहले स्थान पे है। राइट, कौन है यहाँ पे, रशिया है। राइट, और कितने केसेस हैं, 167 है। तो ये आप अच्छे से याद कर लें। अगर हम दूसरे पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे इटली को 157 केसेस के साथ दूसरे नंबर पे रखा गया है। राइट, कितने किसको रखा गया है, इटली को रखा गया है। और कितने केसेस हैं, 157 केसेस हैं। तो ये केसेस आप जरूर अच्छे से याद कर लें। और तीसरे स्थान पे भारत को रखा गया है 152 केसेस के साथ, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। और अगर हम फोर्थ स्थान की बात करें, चौथे स्थान की बात करें तो ब्राजील को चौथे स्थान पर रखा गया है। किसको रखा गया है, ब्राजील को चौथे स्थान पर रखा गया है। राइट, और इसके जो केसेस मिले हैं वो 78 केसेस मिले हैं। राइट, और अगर हम पांचवे की बात करें तो यहाँ पे ईरान को पांचवे स्थान पर रखा गया है। राइट, और भी स्थान को आप कंट्रीज के टर्म में देख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप टू 5 एक तरीके से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसको क्या स्थान मिला है, किसको कितने केसेस के साथ रखा गया है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके साथ वाडा की जो रिपोर्ट होती है, वाडा के थ्रू जिस भी एथलीट को या जिस भी प्लेयर को ब्लैकलिस्ट किया जाता है या हटाया जाता है आने वाले इवेंट्स के लिए, तो कई बार क्वेश्चन उसके टर्म में बनता रहता है। राइट, तो ये नाम आप जरूर याद कर लें कंट्रीज का, उनका रैंक का। और खास तौर पे अगर आप भारत के टर्म में इसको आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें डिटेल में, तो आप इसको जरूर पढ़ें, इस एस्पेक्ट में पढ़ें कि भारत में जो केसेस मिले हैं उसमें किन किन प्लेयर्स को रखा गया है, किन किन प्लेयर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है वाडा के थ्रू। राइट, उनके टर्म में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sport person has been appointed by the Indian Olympic Association as the Save the Mission of India for the Beijing Winter Olympics 2022? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारत का मिशन प्रमुख यानी सेव द मिशन नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आरिफ खान, हरजिंदर सिंह, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है हरजिंदर सिंह जी। तो हरजिंदर सिंह को यहाँ पे भारत का मिशन प्रमुख यानी कि सेव द मिशन नियुक्त किया गया है। किसके लिए,
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है 2022 में। और इस इवेंट के लिए भारत की तरफ से कौन कौन से एथलीट्स हैं, कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने आप को क्वालिफाई करा रहे हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि भारत की तरफ से ऐसे कौन से एथलीट्स हैं, कौन से प्लेयर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, वो भी टाइम के साथ पता चलेगा। मतलब अभी ये क्वालिफाइंग मैचेस चल रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स के लिए। और क्वालिफाइंग के टर्म में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन में नाम अवेलेबल है आरिफ खान। आपको मालूम होना चाहिए कि आरिफ खान ही एकमात्र भारतीय एथलीट हैं अभी तक जिन्होंने इन खेलों के लिए अभी तक क्वालिफाई किया है। इन खेलों मतलब कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, राइट। और जो डिफरेंट एथलीट्स हैं, डिफरेंट और प्लेयर्स आने नाम बाकी हैं, वो जैसे जैसे क्वालिफाई करेंगे वैसे वैसे नाम अनाउंसमेंट होती जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार का जो इवेंट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कई बड़ी कंट्रीज इस इवेंट से या इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट से अपने आप को बाहर रख रही हैं, राइट। मैं आपको बता दूं वो नाम क्या है, तो आप नाम जरूर याद रखिए, क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है। तो कंट्रीज का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया और कनाडा। इन कंट्रीज ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से अपने आप को बाहर रखा है। और बाहर होने का रीजन इन्होंने ये दिया है कि चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो वो कौन कौन से इश्यूज रहे हैं चाइना में जिनके टर्म में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है, उन इंसिडेंट्स के टर्म में भी आप अपडेट जरूर हो जाएं। आपको अपडेट जरूर एक तरीके से हो जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो उनके टर्म में कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते रहते हैं, राइट। तो आप डिटेल में जरूर जाएं और पता करिए कि चाइना में ऐसे कौन कौन से केसेस हुए हैं जिसके बेसिस पे वर्ल्ड की इन बड़ी कंट्रीज ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया है कि यहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following officer has been recently appointed as the fleet commander of the Eastern Fleet by the Indian Navy? निम्नलिखित में से किस ऑफिसर को भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में पूर्वी बेड़े के फ्लीट कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रियर एडमिरल संजय भाल्ला, रियर एडमिरल तरुण चौबती, एडमिरल आर हरिकुमार या वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है रियर एडमिरल संजय भाल्ला, राइट। तो ये नाम अच्छे से याद कर लें। इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, कहां पे अपॉइंटमेंट किया गया है इनको? फ्लीट कमांडर ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट, राइट। इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट में फ्लीट कमांडर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया है, राइट। अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें, रियर एडमिरल तरुण सोबिती की बात करें, तो ये प्रीवियस फ्लीट कमांडर रह चुके हैं, मतलब कि ईस्टर्न फ्लीट में ये प्रीवियस फ्लीट कमांडर रह चुके हैं, राइट। तो ये इसी अपॉइंटमेंट के टर्म में प्रीवियस रहे हैं, मतलब कि इन्हीं को रिप्लेस करके रियर एडमिरल संजय भाल्ला की अपॉइंटमेंट होनी है, राइट। और अगर एडमिरल आर हरिकुमार की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, मतलब कि इंडिया के नेवल स्टाफ के चीफ हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। और वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के टर्म में कई बार इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप नाम जरूर याद कर लिया करें और फील्ड भी जरूर याद कर लिया करें कि किस फील्ड में अपॉइंटमेंट हुई है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of India's first air defense missile system squadron recently deployed by the Indian Army in the Punjab sector? हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पंजाब सेक्टर में तैनात किए गए भारत के पहले वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, S100, S200, S400 या द एरो। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है S400 जी। तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया के पहले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें और इसका जो नाम है वो है S400, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि हवाई खतरों से निपटने की अपनी क्षमता को भारत ने एक तरीके से बढ़ा लिया है।
इस एयर डिफेंस सिस्टम को शामिल करके, राइट। बिकॉज मतलब कि भारत ने देश की पहली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को अपनाया है जिसका नाम है S-400, और ये पूरी तरीके से देश को समर्पित कर दिया गया है। रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति शुरू कर दी है। मतलब कि आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाई गई है, इसकी जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है या पूरी तरीके से इसकी जो आपूर्ति की जा रही है वो रशिया के द्वारा की जा रही है, राइट। और इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि इसको पंजाब सेक्टर में तैनात किया जाना है जी, तो इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले पंजाब में इसको रखा गया है, डिप्लॉय किया गया है, राइट। तो स्टेट का नाम भी अच्छे से याद कर लें कि किस स्टेट में सबसे पहले इसको डिप्लॉय किया गया है, वो है पंजाब। किसने इसको दिया है? रशिया ने दिया है। और साथ में आप ये भी जान लें कि इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तकनीकी जानकारी या इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया गया है वो भी पूरी की पूरी रशिया के द्वारा प्रोवाइड की गई है। यानी कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों और कर्मियों ने इस प्रणाली पर रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लें। देखिए यहाँ पे ये बाकी नाम तो ऐसे ही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे द एरो इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, इसके डिटेल में चले जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, द एरो जो है वो भारत में इस समय एग्जिस्टिंग जितने भी रिसर्च प्रोग्राम हैं उनमें सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम है, राइट। तो किस तरीके से ये रिसर्च को एक तरीके से आगे ले जा रही है या किस तरीके की रिसर्च इसमें इन्वॉल्व है या इस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर क्या कोई डेवलपमेंट हुई है, आप डिटेल में जाएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, राइट। लेकिन आप इसको नाम को अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new chief of BrahMos Aerospace Limited recently? हाल ही में BrahMos Aerospace Limited के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डॉक्टर ए शिवथनु पिल्लई या डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा या अतुल दिनकर राणे या जी सतीश रेड्डी। इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है अतुल दिनकर राणे जी। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अच्छे से याद कर लें। मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड एक तरीके से कंपनी है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया जाता है, उसके टर्म में रिसर्च की जाती है या उसके नेक्स्ट वर्जन्स को किस तरीके से डेवलप किया जाना, उसमें कौन से फीचर्स लाने हैं, ये सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, राइट। तो वहां जो नए चीफ नियुक्त किए गए हैं वो हैं अतुल दिनकर राणे। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लें। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें यानी डॉक्टर ए शिवाथनु पिल्लई की बात करें तो डॉक्टर ए शिवाथनु पिल्लई ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ रह चुके हैं 2014 तक, राइट। तो 2014 तक इनका टेन्योर रहा है, आप इनके टर्म में ये ईयर भी याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा की तो डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा एक्स ब्रह्मोस एरोस्पेस चीफ रहे हैं 2021 तक, यानी कि इनको ही रिप्लेस करके यहाँ पे नियुक्त किया जाना है अतुल दिनकर राणे को, राइट। और अगर हम बात करें जी सतीश रेड्डी की तो मैं आपको बताऊं कि जी सतीश रेड्डी चेयरमैन है, इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, राइट। तो इनके टर्म में भी आप अपडेट रहिए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं चाहे वो डिफेंस, देखिए स्पेशली डिफेंस के टर्म में तो आप जरूर अवेयर रहा करें, डिफेंस से तो कई बार सवाल बनते ही रहे हैं और आगे भी बनता रहेगा। तो डिफेंस के टर्म में जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है आप नाम याद कर लें, और ये अपॉइंटमेंट जो की जाती है वो किनको रिप्लेस करके की जाती है, कई बार इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो नाम भी आप याद रखें, राइट। क्वेश्चन वहां से बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following important day was celebrated on 22nd दिसंबर? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस 22 दिसंबर को मनाया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, नेशनल कंज्यूमर्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे या नेशनल वोटर्स डे। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे, राइट। काफी इंपॉर्टेंट डे है। यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ को एक तरीके से मेमोराइज किया जाता है और उनकी जिस तरीके की अचीवमेंट्स रही हैं, जिस तरीके की उनकी रिसर्च रही है या उनके जिस तरीके से काम रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक तरीके से उसको ऑनर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं रामानुजन, एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के। आपको उनको एक पर्सनैलिटी के रूप में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से भी कई बार सवाल बनते रहते हैं, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिल हैज बीन रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय वॉइस वोट। हाल ही में संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस बिल को ध्वनिमत से पारित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, द कंपनीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल या इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लें। सही ऑप्शन यहाँ पे है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये संसद में पारित किया जा चुका है, ध्वनिमत से इसको किया गया है। ध्वनिमत का मतलब ये होता है कि कई बार जब मेजॉरिटी नहीं बन पाती है, मतलब कि कई सांसद एब्सेंट रहते हैं या वो वॉकआउट कर जाते हैं, तो कई बार बिल को ध्वनिमत से भी पारित कर दिया जाता है, राइट। तो वही प्रोसेस यहाँ पे यूज किया गया इस बिल को पारित कराने में। और जैसे इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे वैसे ये एक कानून के रूप में बाहर आएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि इस विधेयक का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है, इस विधेयक का प्रमुख लक्ष्य ये है कि मतदाता सूची डेटा को आधार सिस्टम से इंटीग्रेट करना है, या आधार सिस्टम से मतदाता सूची डेटा को जोड़ा जा सके, ताकि एक ही व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतदाता सूची में जो नाम दर्ज हो जाते हैं या उसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है, तो उस समस्या को रोका जा सके, समस्या का समाधान हो सके, राइट। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी, ये भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which player has recently been named BBC Sports Personality of the Year 2021? हाल ही में किस खिलाड़ी को BBC Sports Personality of the Year 2021 से नामित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, एम्मा राडुकानु, टॉम डेली या टाइसन फरी या रहीम स्टर्लिंग। तो इनमें से सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है एम्मा राडुकानु, राइट। इंपॉर्टेंट नाम है। आपको मैं बताऊं कि यूएस ओपन की विजेता रह चुकी हैं एम्मा राडुकानु, और इनको बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, राइट। मैं आपको बताऊं कि इस ट्रॉफी के 67 साल पूरे हो चुके हैं, और इम्पॉर्टेंट ये है कि 67 साल के इस इतिहास में इस पुरस्कार को या इस अवार्ड को या इस ऑनर को प्राप्त करने वाली तीसरी WTA महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं एम्मा राडुकानु, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आप ये नाम अच्छे से याद कर लें, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि राडुकानु ने सितंबर 2021 में फ्लशिंग मीडोज फाइनल में लेला फर्नांडीज को हराकर ग्रैंड स्लैम जीता था, राइट। और ये जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो एकल फॉर्मेट में, यानी कि सिंगल फॉर्मेट में ये खिताब जीता था, राइट। और यह खिताब जीतने वाली ये पहली ब्रिटिश टेनिस महिला बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद कर लें, क्वेश्चन कंट्री के टर्म में भी बन सकता है, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जरूर आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, वहां पे भी हम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, डिफरेंट फील्ड्स की करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप इसको पढ़ पाएं, आसानी से याद कर पाएं और उसको नोट भी कर पाएं, ताकि इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में आप रिविजन कर पाएं और इसकी एडवांटेज ले पाएं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।